कुछ लोगों का पास्ट इतना ट्रॉमेटाइजिंग होता है कि वो लोग कभी उस चीज़ से उभर नहीं पाते। वो उसके चलते बहुत से गलत काम करने लग जाते हैं, बहुत सी बुरे रास्तों पे निकल जाते हैं। लेकिन जो लोग उन बुरे रास्तों से भी लौट के आ जाते हैं और तब एक बेहतर इंसान बनते हैं, उन लोगों का कोई जवाब नहीं होता। आज एक ऐसे ही योद्धा की कहानी मैं तुम लोगों के लिए लेके आया हूँ जिसका नाम है राइडन AKA जैक द रिपर। अब देखो, ये जो गेम है मेटल गियर राइजिंग रिवेंजेंस, ये मेटल गियर सीरीज़ का एक अलग से आप टाइटल मान सकते हो जिसमें राइडन की स्टोरी दिखाई गई है। हालांकि राइडन की जो हिस्ट्री है वो 2001 से चली आ रही है डिफरेंट गेम्स में। कुछ गेम्स में इसको प्रोटैगनिस्ट के तौर पे भी दिखाया गया है, मेन नहीं लेकिन साइड प्रोटैगनिस्ट के तौर पे। लेकिन इस गेम में जो है ये मेन प्रोटैगनिस्ट है हमारा, और इसकी जो पूरी हिस्ट्री है ना उसके ऊपर भी मैं एक अलग से वीडियो लेकर के आऊँगा कि इसके साथ पास्ट में क्या कुछ हुआ है। लेकिन इस गेम में हमें बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं दी जाती इसके पास्ट के बारे में, बस इतना बता दिया जाता है कि बहुत डार्क रहा है। और इस वीडियो में जो है हम केवल इस गेम की स्टोरी पे फोकस करेंगे कि इस गेम की स्टोरी में आखिरकार हुआ क्या है। बाकी मैं राइडन की जब हिस्ट्री की वीडियो लाऊंगा तो उसमें तुम्हें राइडन का पूरा सच सामने आ जाएगा कि आखिर ये जो करता है वो कैसे करता है, क्यों करता है, किस लिए करता है, इसके मोटिव्स क्या हैं, वो सारा कुछ तुम्हें उस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए हम मेटल गियर राइजिंग रिवेंजेंस की स्टोरी पर फोकस करते हैं। यो हेलो माय टेस्केस स्प्रेडर्स, सो हम अगेन शुरू कर रहे हैं एक और स्टोरी वीडियो, मेटल गियर राइजिंग रिवेंजेंस। तो गेम की स्टोरी की शुरुआत करने से पहले ना मैं इस गेम में एक टर्म यूज़ होने वाला है PMC, जिसकी मैं फुल फॉर्म बता देता हूँ तुम्हारे लिए, जो है प्राइवेट मिलिट्री कंपनी। अब इस गेम में जो है ये कंपनीज कुछ इस तरीके की मिलिट्री फोर्सेस हैं जो अपने मिलिट्री में साइबॉर्ग्स को शामिल करते हैं। जिनको नहीं पता साइबॉर्ग कौन है, साइबॉर्ग वो होते हैं जिनके शरीर में इंसानी ऑर्गन्स को हटा करके मशीनी ऑर्गन्स लगा दिए जाते हैं उनको एनहेंस करने के लिए। मतलब उनके शरीर में हो सकता है उनका दिमाग इंसानी हो, दिल इंसानी हो, बाकी का शरीर मशीन्स का हो सकता है किसी का हाथ इंसानी हो, दूसरा हाथ मशीनी हो। मतलब यू गॉट द पॉइंट, मतलब कुछ ना कुछ उसके शरीर में मशीनी होना चाहिए, वो साइबॉर्ग्स होते हैं। सो PMCs जो हैं अपने कंपनीज में साइबॉर्ग्स को रखती हैं जिससे कि उन्हें लड़ने में आसानी हो। फाइनली मतलब किसी की भी अगर उन्हें प्रोटेक्शन करनी है या किसी को टपकाना है तो वो बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो इस गेम में जो है एक PMC कंपनी है जिसका एजेंट है राइडन, और उस कंपनी का नाम है मैवरिक। सो अभी जो मैवरिक है उसको काम मिला है एक अफ्रीकन कंट्री का। इस गेम में उस अफ्रीकन कंट्री का नाम नहीं बताया गया है, ऑलरेडी मैं तुम्हारे लिए पहले से ही बता देता हूँ। उस अफ्रीकन कंपनी के प्राइम मिनिस्टर को सेफ रखने का, क्योंकि उस पर जो है कुछ लोग हमला कर सकते हैं। सो जो राइडन है वो अफ्रीकन कंट्री के उस प्राइम मिनिस्टर को सेफ्टी से एक लोकेशन तक ले जा रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पे एक दूसरी PMC जिसका नाम होता है डेस्पराडो, उसके मेंबर्स आकर के उनके ऊपर हमला कर देते हैं। राइडन के सामने जब कोई ऑप्शन नहीं बचता है तो वो उस PMC के जो डेस्पराडो PMC के जो मेंबर्स हैं उनसे लड़ना शुरू कर देता है और उनमें से बहुत से लोगों को मार भी देता है। I'm on it. Guard the Prime Minister. Let's get this over with. लेकिन राइडन जब सबसे लड़ने में बिजी होता है तभी उस डेस्पराडो PMC का जो लीडर होता है जिसका नाम होता है सनडाउनर, वो वहाँ से प्राइम मिनिस्टर को उठा करके ले जाता है और राइडर के ऊपर एक मेटल गियर मशीन से हमला करवा देता है। लेकिन राइडर के आगे किसी मेटल गियर मशीन की कहाँ ही चलनी थी, राइडन उस मशीन को चीर के अलग कर देता है।
उस मेटल गियर को तोड़ने के बाद राइडन भाग के जाता है, एक बुलेट ट्रेन का पीछा करता है। उस बुलेट ट्रेन पर वो फाइनली पहुंच भी जाता है, लेकिन उसे पहुंचने में थोड़ी सी देर हो जाती है और सनडाउनर राइडन की ही आंखों के आगे उस प्राइम मिनिस्टर को मार देता है और वहां से निकल जाता है। लेकिन वो अपने साथी जो था, सनडाउनर का जो साथी था सैम नाम का, वो उसे राइडन को मारने के लिए छोड़ जाता है। राइडन और सैम आपस में काफ़ी देर तक लड़ते हैं, लेकिन एंड में जो सैम होता है वो राइडन की लेफ्ट आई और उसका एक हाथ काट देता है। Now I see. You deny your weapon its purpose. It yearns to bathe in the blood of your enemies, but you hold it back. No. My sword is a tool of justice. सैम जो है राइडन को मारने ही वाला होता है, लेकिन राइडन का जो बॉस होता है वो राइडन को लास्ट मोमेंट में बचाने आ जाता है, लेकिन सैम को नहीं पकड़ पाते हैं वो दोनों मिलकर के। सैम वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद हमें सीधा 3 हफ्ते बाद की स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ पर अभी राइडन जो है बिल्कुल ठीक है, उसकी बॉडी में कुछ और नए पार्ट्स लगा दिए गए हैं जिससे कि उसे पहले से भी कई गुना ज़्यादा पावर्स मिल चुकी हैं। और अभी राइडन को एक और इस्लामिक कंट्री में भेजा जाता है, जहाँ पर भी डेस्पराडो के जो एजेंट्स थे वो आतंक मचा ही रहे थे। और वहाँ पर एक जो टेररिस्ट था, राइडन का काम था उसे पकड़ना या फिर उसे मारना, जिससे कि उस इस्लामिक कंट्री में भी पीस इस्टेब्लिश हो सके। राइडन उस कंट्री में आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने पर उसका मुकाबला एक मिस्ट्राइल नाम की एक कमांडर से होता है, जो कि डेस्पराडो की ही मेंबर होती है। राइडन उससे लड़ाई करता है और लड़ाई करते करते उसको मार देता है। जैसे ही राइडन मिस्ट्राइल को मारता है तभी हमें पता लगता है कि जो मेन टेररिस्ट था इधर का, वो एक ऑयल टैंक जैसी जगह पर चढ़ करके उस ऑयल टैंक को खुद के साथ उड़ा लेता है और वो भी सुसाइड कर लेता है। तो बेसिकली राइडन जिस काम के लिए इस इस्लामिक कंट्री में आया था वो काम उसका पूरा हो जाता है और वो वहाँ से लौट आता है। एक और कंट्री में से डेस्पराडो का आतंक ख़त्म करने के बाद राइडन को कुछ खबर मिलती है कि जो मैक्सिको है वहाँ पर भी इस कंपनी के जो अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स हैं वो चल रहे हैं। राइडन उन एक्सपेरिमेंट्स की छानबीन करने के लिए मैक्सिको पहुंचता है और वहां पहुंचने पर उसकी मुलाकात एक छोटे से बच्चे से होती है जिसके पीछे कुछ मशीनें पड़ी हुई होती हैं।
राइडन उस बच्चे की मदद करने के लिए उन मशीनों को ख़त्म कर देता है। तब वो उस छोटे बच्चे से पूछता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है और ये मशीनें उसके पीछे क्यों पड़ी थी। तब वो जो छोटा सा बच्चा है वो राइडन को बताता है कि इस कंपनी में काफ़ी ही सारे बच्चों को एक जगह रख करके उनके बॉडी पार्ट्स को निकाला जा रहा है और उन पर अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। और वो भी जो है अभी इसी जगह से भाग करके आया है, लेकिन तभी उसके पीछे मशीनें पड़ गई और राइडन जो है अभी इस जगह उन सभी मशीनों को हराने के बाद उस बच्चे को एक सेफ जगह पहुंचाना चाहता है। इसलिए वो अपनी कंपनी मैवरिक से कांटेक्ट करता है और कहता है कि मैं यहाँ पर इस बच्चे को छुपा करके जा रहा हूँ, इसे यहाँ से सेफली एक्सट्रैक्ट करवा लेना। राइडन थोड़ा सा गेम में आगे बढ़ता है और उसे थोड़ी देर बाद पता लग जाता है कि उस बच्चे को जो है उसकी कंपनी ढूंढ नहीं पाई है। इसका मतलब वो जो लोग थे, डेस्पराडो कंपनी के जो भी लोग थे, उन्होंने उस बच्चे को फिर से कैप्चर कर लिया और राइडन को फिर से उसे बचाना होगा और उसको साथ ही साथ कुछ और भी बच्चों को बचाना होगा। लेकिन ये खबर जब राइडन को मिलती है कि मेरी मैवरिक कंपनी जो है उसे वो बच्चा नहीं मिला है, तो वो ये बात सुन करके थोड़ा सा और रफ्तार से आगे बढ़ता है और जहाँ जाने के बाद उसे पता लगता है कि ये जो डेस्पराडो कंपनी है, जो PMC है, ये बच्चों के दिमागों को निकाल करके एक जगह रख रहे हैं और उनसे ही बाद में कुछ साइबॉक्स बनाएंगे। उनके दिमागों को कुछ मशीनों के साथ जोड़ेंगे ये लोग, जिससे कि एक साइबॉक्स की पूरी आर्मी बना देंगे और पूरे वर्ल्ड पे ये एक तरीके से राज कर सकते हैं। जब एक साइबॉग इतनी तबाही मचा सकता है तो सोचो उनके पास पूरी आर्मी होगी। और उन्हें VR ट्रेनिंग, उन दिमागों को जो है VR ट्रेनिंग की मदद से बहुत ही खतरनाक हथियारों में बदला जा रहा था। लेकिन राइडन वहाँ पहुँच चुका होता है तो एक तरीके से उन दिमागों के लिए, उन बच्चों के लिए भी थोड़ी सी राहत की बात होती है। अब उन दिमागों को अगर किसी मशीन में डाला भी जाएगा तो क्योंकि वो राइडन की निगरानी में रहेंगे, तो उन दिमागों से जो जिंदा दिमाग हैं उनको अगर किसी मशीन में डाला भी जाएगा तो वो एक अपनी अच्छी ज़िंदगी जी पाएंगे। लेकिन उसके लिए राइडन को जो है इस कंपनी को बंद कराना होगा और इस कंपनी को बंद कराने के लिए ही वो जब आगे बढ़ता है तो उसे पता लगता है कि इस कंपनी को चलाने वाला जो हेड है वो वही है जिसने प्राइम मिनिस्टर को मारा था गेम के शुरुआत में, जिसका नाम होता है सनडाउनर। जब हम गेम में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि राइडन ने फाइनली वो जगह ढूंढ ली है जहाँ पर बहुत सारे बच्चों के दिमागों को निकाला जा रहा था, उनके बॉडी पार्ट्स को निकाला जा रहा था और वहाँ पे कई और भी बच्चे थे जिनके साथ ये एक्सपेरिमेंट होना था। लेकिन राइडन वहाँ सही टाइम पे पहुँच जाता है और उन सभी बच्चों को वहाँ से बचा करके ले आता है, उस बच्चे के साथ में जो उसको मैक्सिको में आने पर सबसे पहले मिला था। उन बच्चों को बचाने के बाद राइडन जब थोड़ा सा और आगे बढ़ता है तो उसकी मुलाकात फिर से सनडाउनर से होती है और उस फैक्ट्री में भी वो पहुंच जाता है जहां पर बहुत से बच्चों के, हज़ारों बच्चों के दिमागों को कुछ मशीनों में स्टोर करके रखा गया होता है। तो ये जो बात होती है राइडन को बहुत ज़्यादा चुभती है, क्योंकि इसी तरीके का जो पास्ट था खुद राइडन का भी रहा था और वो ये देख करके पूरी तरह से सनक जाता है। प्लस जो सनडाउनर होता है वो राइडन को बताता भी है कि 3 घंटे में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है जिससे कि दुनिया पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन जो सनडाउनर होता है वो राइडन के लिए पूरी जानकारी नहीं देता है और राइडन और सनडाउनर के बीच में एक लड़ाई हो जाती है बहुत भयानक वाली, जिसमें राइडन सनडाउनर के टुकड़े टुकड़े कर देता है। Playtime's over, Jack! Captain Jack! और सनडाउनर को जब राइडन मार देता है तो क्योंकि सनडाउनर भी एक साइबॉग ही था तो वो एक तरीका का मैसेज छोड़ देता है राइडन के लिए, जिसमें वो कहता है कि अब कुछ ही घंटों में बहुत बड़ा होने वाला है कुछ, और मतलब पूरी दुनिया जिसमें
झोंकी जाएगी जिस लड़ाई में, या जो भी होगा वो राइडन के लिए कुछ भी क्लियर नहीं बताता है। लेकिन राइडन जो है उसको मारने के बाद अंदाज़ा लगा लेता है कि आखिर कुछ दिनों में ऐसा क्या हो सकता है, कुछ दिनों क्या कुछ घंटों में आखिर ऐसा क्या हो सकता है जिससे कि पूरी दुनिया हिल जाए। तब राइडन को एकदम से याद आता है कि अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है अभी किसी काम से पाकिस्तान जा रहे हैं। एक संधि के चलते वो जो है पाकिस्तान के साथ एक तरीके की मतलब जो होता है ना गठबंधन, वो टाइप का कुछ करने के लिए जा रहे हैं जिससे कि वर्ल्ड में सभी तरफ शांति रहे। लेकिन ये जो डेस्पराडो के मेंबर्स होते हैं इनका प्लान ये होता है कि पाकिस्तान में जैसे ही अमेरिका के प्रेसिडेंट उतरेंगे वहाँ पर उस प्रेसिडेंट को मार दिया जाए, जिससे कि ये जो इल्ज़ाम है ये पाकिस्तान के ऊपर आ जाए और अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर हमला करे, फिर पाकिस्तान अमेरिका के ऊपर हमला करे, पाकिस्तान के साथ में कुछ देश आए, साथ में अमेरिका के साथ कुछ देश आए, तो वो एक तरीके से थर्ड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट करने वाला होता है। लेकिन राइडन को क्योंकि यहाँ पता लग जाता है कि क्या होने वाला है, तो उसे अभी अमेरिका से पाकिस्तान केवल 2.5 से 3 घंटे में पहुँचना होता है, जो कि कतई भी इम्पॉसिबल नहीं था। लेकिन राइडन बोलता है कि हम इसको पॉसिबल करके मानेंगे, और राइडन तभी उन्हें एक सुझाव देता है कि मेरी नज़र में कोई एक है जिसने एक ऐसा प्लेन बनाया है जिससे की मदद से मैं पाकिस्तान बहुत जल्दी पहुंच सकता हूं, जो कि एक छोटी सी बच्ची होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होती है। सो उस बच्ची तक पहुंचने के लिए जो राइडन होता है एक बड़ा सा हेलीकॉप्टर टाइप कुछ लेता है जिसमें कि वो उन सभी दिमागों को भर देता है जो वहाँ पे बच्चों के दिमाग थे, और उन्हें एक सेफ जगह पे ले जा रहा होता है। प्लस उसे भी क्योंकि पाकिस्तान पहुँचना था तो उसे एक खास जगह पे पहुँचना था जहाँ पर उसे इतना फास्ट प्लेन मिल सके कि वो 3 घंटे से पहले ही वहाँ पर पहुँच सके जो पाकिस्तान में उसे पहुँचना था। लेकिन इस हेलीकॉप्टर में भी जो डेस्पराडो के मेंबर्स होते हैं वो उनके ऊपर हमला कर देते हैं, और राइडन आसमान में उड़ते उड़ते ही 2 प्लेनों को चीर के रख देता है। I'll handle this. Raiden! Have a nice flight. And people say Germans aren't funny. There it is. All right, bring the chopper around. Okay, I'm coming back. This is easier said than done, you know. Raiden! लेकिन उन प्लेन्स को तोड़ने के बाद एक्सीडेंटली राइडन जो है आसमान से नीचे गिर जाता है, और अभी लगभग 1.5 घंटा या 1.5 से 2 घंटे बचे होते हैं और उसे पाकिस्तान पहुंचना होता है। और ज़मीन पर उसे कुछ खास दिखता नहीं है, इसलिए वो वहाँ से एक मोटरसाइकिल उठा करके मोटरसाइकिल से ही आगे की जर्नी जो है तय करने वाला होता है। लेकिन रास्ते में जो है उसे सैम मिल जाता है, और सैम के साथ वो एक और फाइट करता है जहाँ पर अभी उनके बीच में कोई भी इंटरप्शन नहीं होता है, दोनों बराबर की पावर्स पे होते हैं। और यहाँ पर एक लड़ाई के चलते राइडन सैम को मार देता है। Just getting started! Playtime's over!
सैम की एक खास तलवार होती है जो कि किसी भी तरह के मेटल को बहुत आसानी से काट सकती है, लेकिन सैम जो है वो उस तलवार को किसी तरीके से लॉक कर जाता है जिससे कि कोई और उस तलवार का इस्तेमाल ना कर सके। और जो राइडन है उसके साथ में एक मशीनी रोबोट टाइप कुछ भेड़िया टाइप का प्राणी होता है जो कि जिसका नाम होता है ब्लेड वुल्फ, वो उस तलवार को अपने साथ में रख लेता है और वो दोनों ही आगे बढ़ते हैं और फिर वो उस फैसिलिटी तक पहुंचते हैं जहां पर कि वो इतना फास्ट प्लेन ढूंढ लेते हैं जिससे कि जल्दी से जल्दी पाकिस्तान पहुंचा जा सके। राइडन उस प्लेन की मदद से पाकिस्तान पहुंच जाता है और पाकिस्तान पहुंचने पर वो देखता है कि एक बड़ा सा मेटल गियर है जिससे कि उसे अभी लड़ना पड़ना था, और राइडन जो है जैसे तैसे करके उस मेटल गियर को ओवर पावर कर देता है और उसे तोड़ के रख देता है। उस मेटल गियर को तोड़ने के बाद उसके अंदर से एक आदमी निकलता है जिसका नाम होता है आर्मस्ट्रॉन्ग, और वो जो है अमेरिका का एक सेनेटर होता है जिसने कि प्रेसिडेंट के यहाँ आने से पहले अमेरिकन फोर्सेस को मार दिया था, जितने भी अमेरिकन सोल्जर्स थे उनको मार दिया था। और अभी मीडिया में जो है ये बात सर्कुलेट हो रही होती है कि पाकिस्तानी सोल्जर्स ने जो है अमेरिकन सोल्जर्स को मार दिया है, लेकिन राइडन को पता था कि कुछ सोल्जर्स के मरने से जो है विश्व युद्ध तो शुरू नहीं होने वाला है, लेकिन ये एक चिंगारी है जिसको अगर आगे भड़कने दिया तो विश्व युद्ध जरूर हो जाएगा। और यहाँ पर जो आर्मस्ट्रॉन्ग है वो भी डेस्पराडो का ही एक मेंबर होता है और वो राइडन को बताता है कि अभी अगर ये युद्ध होता है तो अमेरिकन इकॉनमी को काफ़ी ही फ़ायदा हो सकता है और उस इकॉनमी के चलते अमेरिका और भी आगे निकल पाएगा। लेकिन इस जगह राइडन नहीं चाह रहा होता है कि अमेरिका की थोड़ी सी इकॉनमी बढ़ाने के चक्कर में काफ़ी ही सारे बेगुनाह लोग मारे जाएं। इसके चलते वो जो आर्मस्ट्रॉन्ग है उससे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन आर्मस्ट्रॉन्ग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है क्योंकि उसके शरीर में नैनो मशीन्स होती हैं जिनके चलते राइडन उससे बहुत देर तक लड़ता है लेकिन उससे नहीं जीत पाता। That's a cushy Ivy League school. Try University of Texas. Could have gone pro if I hadn't joined the Navy. I'm not one of those beltway pansies. I could break the president in two with my bare hands. Don't fuck with this, Senator. What the hell are you? Why don't you stick around and find out? फिर जो आर्मस्ट्रॉन्ग होता है वो राइडन को पीटते पीटते अपने असली मंसूबे बताता है कि वो ये सब क्यों कर रहा है। तो वो ये जो भी जंग होने वाली होती है उसका फ़ायदा उठा करके अमेरिका का प्रेसिडेंट बनने वाला होता है, और वो प्रेसिडेंट बनने के बाद कहता है कि मैं जो पुराने नियम है जंगलों के सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सो वही जो है पूरे अमेरिका में लागू कर दूंगा। अमेरिका क्या, जब मेरे को पावर्स मिल जाएगी तो पूरे वर्ल्ड में यही चीज़ मैं लागू कर दूंगा जहाँ पर लोग अपनी मर्जी से अब जो भी वो लोग मानते हैं उसके लिए लड़ेंगे, एक दूसरे को मारेंगे, खुद मरेंगे। मतलब उसके राज में कोई भी कानून नाम की चीज़ नहीं होगी। अगर किसी बंदे को लगता है ना मैंने खून करके अच्छा काम किया है और वो उसके लिए जेल नहीं जाना चाहता तो वो पुलिस वालों को भी मार सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो
जो आर्मस्ट्रॉन्ग है वो उसके लिए सज़ा भी नहीं देगा, क्योंकि उसके हिसाब से उसने सही काम किया है। अगर कोई बंदा अच्छे काम के लिए लड़ रहा है तो उसके हिसाब से वो किसी को भी मार सकता है। तो एक तरीके से वो जो था वो पूरी दुनिया को ही वर्ल्ड में मतलब वॉर ही वॉर फैलाना चाह रहा था सब जगह। और राइडन उसके इन मंसूबों को सुनकर के पागल हो जाता है कि आखिर इतनी बीमार सोच ऐसे किसकी ही हो सकती है। लेकिन राइडन बहुत ही कम पावरफुल रह जा रहा था उसके आगे। राइडन उससे फिर से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार ही जो आर्मस्ट्रॉन्ग है उसको बहुत ही बुरा मारता है और मतलब उसे बिल्कुल ही ख़त्म सा कर देता है। Why won't you die? Nanomachine, son. They harden in response to physical trauma. You can't hurt me, Jack. What did I just say? Time to end this. You piece of shit! All right. I think we're about done here. यहाँ से आगे जाने पर हम देखते हैं कि राइडन अब बिल्कुल ज़मीन पे पड़ा हुआ है और आर्मस्ट्रॉन्ग उसे बस जान से ख़त्म करने ही वाला है। लेकिन तभी जो ब्लेड वुल्फ है वो आ जाता है सैम की तलवार को लेकर के, जो कि अभी एक्टिवेट हो चुकी है। अभी उसके ऊपर कोई भी लॉक नहीं है और वो उस तलवार को जो है राइडन के लिए दे देता है। Years I've been working towards this. And on the last day, Blondie has me doubting the whole thing. We'll leave it up to fate then, shall we, Wolfie? A duel to the death. May the best man win. Sam. I cut him down, and that's that. Back to a regularly scheduled international incident. But if he beats me, if I die here, the lock on my blade will disable after a couple hours. What happens after that is up to you, Wolfie. Ha! Even dead, that guy's a pain in my ass. So, you think that little sword can save your master? Well, go ahead then. But make no mistake, Fido. When I'm finished with him, you're next. I was not designed to fear termination. Huh? However, Directive 01 is to ensure all data acquired is preserved and passed along. To expire here would violate that directive. That's a good boy. However, Raiden came to my aid. I have learned from him. When Samuel fell, data analysis was inconclusive. But that has changed. I have established new parameters now, created my own directives. You little fuck.
उस तलवार को लेने के बाद समझ जाता है कि यही वो तलवार है जो इसके शरीर को, आर्मस्ट्रॉन्ग के शरीर को काट सकती, क्योंकि कोई भी नॉर्मल तलवार उसका कुछ बिगाड़ नहीं पा रही थी। सो अभी उस तलवार को लेने के बाद राइडन आर्मस्ट्रॉन्ग से एक फाइनल डेडली फाइट लड़ता है, जिसमें काफ़ी ही मशक्क़त के बाद, बहुत ज़्यादा खून खराबे के बाद वो फाइनली आर्मस्ट्रॉन्ग को मार देता है। Armstrong! I said my sword was a tool of justice. Not used in anger. Not used for vengeance. But now I'm not so sure. And besides, this isn't my sword. Come on! Okay. Let's dance. Well done, Jack. राइडन जैसे ही आर्मस्ट्रॉन्ग को मार देता है, उसके बाद हमें जो है थोड़ा सा सीन शिफ्ट होकर के दिखता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जो पीएमसी है मैवरिक नाम की, उसको गवर्नमेंट की तरफ से एक एक्स्ट्रा छूट मिल जाती है, जहाँ पर वो अलग अलग तरीके के साइबॉर्ग्स जो हैं, नॉर्मल बच्चे जो हैं, उनके लिए एक अच्छे से फैसिलिटीज़ दिलवा पाएंगे। उन जिसे जानने के बाद मैवरिक जो है काफ़ी ज़्यादा खुश होती है कि अभी हम सच में किसी बच्चों के लिए, कुछ अनाथों के लिए सच में हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। लेकिन गेम के एंड में हमें दिखाया जाता है कि क्योंकि राइडन ने जो है मैवरिक कंपनी को अभी छोड़ दिया है, और उस मैवरिक कंपनी को छोड़ने की वजह से अभी जो राइडन है पूरी तरीके से आज़ाद पंछी है, और वो कहता है कि मेरे पास खुद की वॉर है जिससे मैं लड़ना चाहता हूँ। और राइडन इस जगह जो है रेफरेंस दे रहा होता है उन ऐसे ही बच्चों के लिए, ऐसे ही लोगों के लिए जो इन वॉर में फंस जाते हैं लेकिन खुद की मदद नहीं कर पाते हैं। सो राइडन जो है उन्हीं कमज़ोरों की मदद करने की बात यहाँ पे कर रहा होता है, क्योंकि राइडन का पास्ट भी कुछ खास अच्छा नहीं होता है। उसकी स्टोरी में लेकर के आऊँगा कि राइडन के पास्ट में आखिरकार हुआ क्या है एग्जैक्टली। सो वीडियो के लिए तैयार रहना, उसमें मैं राइडन की पूरी हिस्ट्री बता दूंगा कि राइडन के साथ 2001 के गेम से लेके और अभी तक के गेम्स में आखिर क्या क्या हुआ है। लेकिन फ़िलहाल के लिए ये जो गेम की स्टोरी है ये होती है यहीं पे ख़त्म। मैंने इस वीडियो को काफ़ी छोटा रखने की कोशिश की है, जिससे कि लोगों को जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरी समझाई जा सके। लेकिन फिर भी जो भी पॉइंट मेरे से अगर इस वीडियो में रह गए होंगे तो मैं उन्हें राइडन की जो अलग से स्टोरी वीडियो आएगी जिसमें राइडन का मैं पूरी हिस्ट्री बताऊंगा, उस वीडियो में मैं सारी बातें कवर कर लूँगा। लेकिन इस गेम की स्टोरी मेनली तो यही थी, बाकी इसमें कोई बहुत ही तगड़ी स्टोरी नहीं थी, मेरे को मालूम है, कारण नॉर्मल सी स्टोरी थी। और ये नॉर्मल सी स्टोरी तुम्हें इसलिए लग रही होगी क्योंकि आपको जो है राइडन का अभी पास्ट नहीं मालूम है कि राइडन के साथ आखिरकार क्या हुआ है, कि उसके पास्ट में क्या था। अगर आप लोग उसका पास्ट जान जाओगे तो तुम्हें ये जो गेम की स्टोरी है ये बहुत ज़्यादा हिट करेगी, क्योंकि राइडन के साथ पास्ट में जो कुछ हुआ है उसका इस गेम की स्टोरी से बहुत ही ज़्यादा कनेक्शन मान सकते हो तुम लोग। मतलब स्टोरी का कनेक्शन नहीं है लेकिन उसकी फीलिंग्स का इस गेम की जो स्टोरी है उसके साथ बहुत ही ज़्यादा कनेक्शन हो जाता है। सो वो स्टोरी जानने के बाद तुम इस गेम की स्टोरी से काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट कर पाओगे। लेकिन मैंने जो है वो स्टोरी पहले इसलिए नहीं बनाई थी क्योंकि अगर मैं उसको बना देता इस गेम की स्टोरी वीडियो भी जो है उसमें कवर हो जाती, तो वो जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाती। अब क्योंकि मैंने ये वीडियो बना दी है
तो मैं उस वीडियो को एक तरीके से समराइज तरीके में दिखा सकता हूँ और इस वीडियो के कुछ पॉइंट्स को उसमें बता दूंगा, तो दोनों वीडियो छोटी छोटी हो जाएंगी, वरना तो भाई वो वीडियो लगभग पौने घंटे की हो जानी थी। सो वही चीज़ रोकने के लिए मैंने पहले जो है इस गेम की स्टोरी वीडियो जो है बना दिया पहले, और अभी देखते हैं कि इसकी हिस्ट्री को मेरे को किस तरीके से तुम लोगों के लिए प्रेजेंट करना है। लेकिन फ़िलहाल के लिए ये वीडियो होता है यहीं पे ख़त्म। और हाँ, मैं वो जो गेमिंग सेंस वाली और वो जो सीरीज़ है वो भी कंटिन्यू करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले जो है मेरे को कुछ वीडियोस को रीमेक करना है जो कि पास्ट में मैंने बहुत गंदी कर दी थी। सो उनको मैंने फ़िलहाल के लिए प्राइवेट कर लिया और मैं फिर से उन्हें अगेन रिकॉर्ड करके उन्हें री अपलोड करूँगा। सो या फ़िलहाल के ये वीडियो तो होता है यहीं पे ख़त्म, मिलेंगे किसी और वीडियो में। और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जो भी कुछ करना होता है ना चैनल वैनल को, वो कर देना अपने मन से, मेरे को कहने की ज़रूरत ना पड़ा करे बार बार, ठीक है। वरना सालों तुम्हारी कभी गर्लफ्रेंड नहीं बनेगी, शराब दे रहा हूँ तुम लोगों के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपने ख्याल रखना, अपने को ख्याल रखना। मेरी तरफ से टाटा।